जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, उमा स्वामी मुनीश्वरम। हम सब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र आखिर क्यों विशेष महत्वपूर्ण है। जैन वाङ्मय में लाखों ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र को जो स्थान प्राप्त है वो और किसी को नहीं है। इसका क्या कारण है? ऐसी उसमें क्या बात है जिसके कारण तत्वार्थ सूत्र विशेष महान, विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है। और इसके लिए मैंने 17 बिंदु लिखे हैं, उनके कुछ प्रमाण इकट्ठे किए हैं और बहुत व्यवस्थित रूप से मैं उस पर काम करना चाह रहा हूं। अब तक जितना किया है वो मैंने एक लेख आपको भेजा है कल ग्रुप पर, आपने देखा होगा। और तत्वार्थ सूत्र 17 कारणों से जिनसे महत्वपूर्ण है वे मैंने आपको बताए। एक कारण छोड़ दिया क्योंकि वो लंबा था, समय मांग रहा था, इसलिए आज उस कारण पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से कारण थे, उन कारणों में मैं एक नजर डालता हूं ताकि जो कोई आज नए सुन रहे हैं उनको 2 मिनट में ध्यान आ जाए। तत्वार्थ सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो वो सूत्रात्मक है, दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो संस्कृत भाषा में है, तीसरा इसलिए है कि वो जैन दर्शन का प्राचीनतम सूत्र ग्रंथ है, इसलिए वो ज्यादा प्रामाणिक हो गया, सभी संप्रदायों द्वारा मान्य है, इसकी हजारों टीकाएं मिलती हैं, इसमें संपूर्ण तत्व मीमांसा आ गई है। न केवल तत्व मीमांसा बल्कि जैन दर्शन के सारे विषय आ गए हैं, इसमें चारों अनुयोग आ गए हैं। ये विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सब में पाया जाता है। मंगलाचरण के कारण भी तत्वार्थ सूत्र को विशेष महत्वपूर्ण स्थान मिला है। जैनेतर दार्शनिक भी जैन दर्शन को विधिवत समझना चाहें तो इस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ये सरल से सरल भी है तो कठिन से कठिन भी है, इसलिए भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसकी पाठ की परंपरा समाज में प्रचलित है, हजारों लोग नित्य पाठ करते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसमें वैज्ञानिक विषय बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक भी इसको पढ़ते हैं, इसलिए भी ये ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण हो गया। और संक्षिप्तता के कारण भी तत्वार्थ सूत्र को विशेष महत्वपूर्ण स्थान मिला। ये 16 कारणों की चर्चा हम कर चुके। आज मैं 17वां कारण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आप इस पर थोड़ा और गहराई से ध्यान देंगे। 17वां एक कारण है
वो है कि ये इसमें विविध शास्त्र हैं। तत्वार्थ सूत्र एक शास्त्र नहीं है वास्तव में, बल्कि शास्त्रों का शास्त्र है ये। तत्वार्थ सूत्र को शास्त्रों का शास्त्र कहा है, महाशास्त्र कहा है। इसलिए इसमें एक शास्त्र नहीं है, बल्कि दुनिया भर के 2500 शास्त्र इसमें भरे हुए हैं। अभी मैंने इस विषय पर भी एक लेख लिखा है, वो भी मैं थोड़ी देर बाद आपको ग्रुप में भेजूंगा। उसमें मैंने 20 विषय निकाले हैं, विविध विषय, और वो विविध विषयों को लेकर के आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और तत्वार्थ सूत्र का महत्व समझ में आएगा। मैंने इसमें लिखा है कि जैसे यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें अनेक डिपार्टमेंट होते हैं। वहां पर एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, वहां अनेक डिपार्टमेंट होते हैं। वहां पर धर्मशास्त्र अलग चलता है, अर्थशास्त्र अलग चलता है, फिलॉसफी अलग चलती है, न्याय अलग चलता है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अलग होता है, बायोग्राफी अलग होता है, बॉटनी अलग होता है, कॉस्मोलॉजी अलग होता है। जैसे यूनिवर्सिटी में 2500 डिपार्टमेंट होते हैं, मैं देख रहा हूं कि तत्वार्थ सूत्र में वे सब सब्जेक्ट पाए जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र के आधार पर कोई समझदार व्यक्ति एक यूनिवर्सिटी खोल सकता है, पूरी की पूरी। तत्वार्थ सूत्र विश्वविद्यालय, एक कल्पना करो आप, तत्वार्थ सूत्र विश्वविद्यालय, और आप उसमें एक डिपार्टमेंट अलग अलग, एक भूगोल डिपार्टमेंट खोल सकते हैं, आप खगोल का डिपार्टमेंट खोल सकते हैं, आप फिजिक्स खोल सकते हैं, आप केमिस्ट्री खोल सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स खोल सकते हैं, आप नीति शास्त्र खोल सकते हैं। देखो, अब यही मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूं कि तत्वार्थ सूत्र विश्वविद्यालय, आपको आनंद होगा। क्या नाम सोच रहा हूं मैं, कभी ये कल्पना साकार हो जाए तो कितना अच्छा हो। एक तत्वार्थ सूत्र विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। तो देखो इसमें कैसे कहां कहां सारे शास्त्र भरे हैं, मैं खोज रहा हूं। मैंने तत्वार्थ सूत्र को अब तक कोई 1000 बार पढ़ लिया होगा, आज भी 3-4 बार पढ़ा है, यही देखने के लिए कि इसमें कहां कौन कौन से शास्त्र भरे हैं। आज 3-4 बार पढ़ा है, तो ये बारंबार पढ़ने लायक ग्रंथ है। मैं कहता रहता हूं ना, कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं कि जो रोज ही पढ़ने लायक है। तत्वार्थ सूत्र के स्वाध्याय के बिना तो एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। ये तो हजारों बार पढ़ने की चीज है। 1000 ग्रंथ पढ़ने की अपेक्षा एक तत्वार्थ सूत्र को ही 1000 बार पढ़ लिया जाए तो बहुत लाभ होगा, ऐसा मेरा समझना है। इसलिए मैं लगभग रोज ही इसको पढ़ता हूं, और आज तक मुझे एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन नई बात ध्यान में नहीं आती हो। नई नई बातें उसमें से ध्यान में आती है। तो जरा देखिए, अब जैसे धर्म शास्त्र, तो इसमें धर्म शास्त्र क्या होता है, जो आचार प्रधान होता है उसे धर्म शास्त्र कहते हैं। जैसे उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः, ये धर्म शास्त्र का बीज है। इसमें से पूरा धर्म शास्त्र विकसित हुआ है। 5 व्रत, अणुव्रत, महाव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, ये सब धर्म शास्त्र के विषय हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट चलता है पूरा का पूरा धर्म शास्त्र, 5 प्रोफेसर हैं और बहुत सुंदर उसकी लाइब्रेरी है। तो एक धर्म शास्त्र का बहुत बड़ा विषय
तत्वार्थ सूत्र में से निकला है वो उसमें भरा हुआ है। देखने की बात है धर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार का है, क्या धर्म का लक्षण है, कैसे उसका पालन होता है। दर्शन शास्त्र इसमें कितना है ये तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। सारा का सारा तत्वार्थ सूत्र उसकी जो पूरी की पूरी उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्यय व द्रव्यम इत्यादि सारे विषय दर्शन शास्त्र के ही हैं, तो दर्शन शास्त्र भी इसमें भरा है। ऐसे ही न्याय शास्त्र, इसमें न्याय शास्त्र भी बहुत गहराई से भरा हुआ है, खूब गहरा न्याय शास्त्र है। जितने 300 ग्रंथ आज पाए जाते हैं वे सब प्रमाण नयैरधिगमः पर टिके हुए हैं। सारे के सारे नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः अथवा नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, पहला अध्याय पूरा का पूरा वास्तव में न्याय शास्त्र का अध्याय है। इसलिए न्याय शास्त्र भी इसमें पाया जाता है। आचार शास्त्र भी इसमें, आचार शास्त्र अलग से एक टॉपिक चलता है। धर्म का मूल आचार है, एथिक्स जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी चलता है। दिग्व्रत, देश व्रत, अतिचार, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त, ये सारा भी इसमें पाया जाता है। इसलिए आचार शास्त्र की दृष्टि से भी तत्वार्थ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। समाज शास्त्र, तत्वार्थ सूत्र में बहुत गहरा समाज शास्त्र है। आप मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी, सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनेयेषु, ये पूरे समाज शास्त्र का मूलाधार है। भूत, वृत्ति, अनुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योग, शांति, शौच, ये समाज शास्त्र है। सुख दुख, जीवित मरणोपग्रास, समाज शास्त्र के 20 सूत्र तत्वार्थ सूत्र में पाए जाते हैं। कैसा एक समाज होता है जहां पर अचौर्य, कोई पर किसी की धरोहर को हड़पना नहीं, हीनाधिक मानोन्मान, ये सब पूरा व्यापार शास्त्र, समाज शास्त्र, इन पर विकसित हुआ है। तत्वार्थ सूत्र में वे बीज हैं जो विविध शास्त्रों के पल्लवन के विकसन के कारण बने हैं। ऐसे ही नीति शास्त्र इसमें बहुत भारी है। नीति शास्त्र एक अलग से विषय है, विश्व का, यूनिवर्सिटीज में खूब चलता है। और कितनी नीतियां हैं वो सब, वो उसके बीज भी आपको यहाँ मिलेंगे, कोई कहाँ, एक जगह नहीं। कोई अणुव्रतों में, कोई गुण व्रतों में, कोई, अब जैसे मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ पर मैंने एक लेख लिखा है और मैंने ये सिद्ध किया है कि नीति की सैकड़ों बातें एक ही सूत्र में गर्भित है। ऐसे ही कोई समिति की बात है, ईरिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण, इनमें से बहुत सारा, कैसा बोलना चाहिए ये नीति शास्त्र का विषय है, ये यहाँ भाषा समिति का विषय है। तो इस तरह इसमें नीति शास्त्र के भी अनेक सूत्र पाए जाते हैं। इसमें शिक्षा शास्त्र के भी बहुत सूत्र पाए जाते हैं। शिक्षा शास्त्र की तो अलग यूनिवर्सिटी चलती है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, बीएड डिपार्टमेंट, एमएड डिपार्टमेंट चलता है। तो इसमें तत्वार्थ सूत्र में आप देखोगे तो शिक्षा कैसे मिलती है, किसको मिलती है, शिक्षक कौन होता है, शिक्षा का पात्र कौन होता है, जगत का है स्वभाव, ये दुनिया एक खुली पाठशाला है। और इसके अलावा वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सब शिक्षा के सूत्र हैं। तो इसमें शिक्षा शास्त्र भी पाया जाता है। पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी,
पर्यावरण विज्ञान भी इसमें पाया जाता है। जब दूसरे अध्याय में एकेंद्रीय जीवों का वर्णन, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा वनस्पत्यंतानाम एकम कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानी, ये क्या है? ये सारा पर्यावरण विज्ञान है पूरा का पूरा। आज पर्यावरण विज्ञान भी एक बहुत विकसित ब्रांच ज्ञान विज्ञान की हो गई है, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। लेकिन उस पर्यावरण विज्ञान के भी बीज तत्वार्थ सूत्र में पाए जाते हैं। गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट होता है, सारा मैथ साइंस भी बहुत सारा तत्वार्थ सूत्र में भरा पड़ा है। तत्वार्थ सूत्र में कितना सारा मैथ साइंस है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। बहुत सारा मैथ साइंस तत्वार्थ सूत्र में भरा हुआ है। जैसे भरत क्षेत्र का क्या विस्तार है, जम्बू द्वीप का क्या विस्तार है, 526 सही 6/19 ये जम्बू द्वीप का है। उसमें पर्वतों का क्या विस्तार है, पर्वतों पर रद है, एक पर्वत 1000 योजन चौड़ा है, उस पर पाया जाने वाला रद 500 योजन है, उससे आधा उस पर पुष्कर है उसमें। तो ये लंबाई चौड़ाई, देवगति के सब चारों गति के जीवों की आयु बताना, कर्मों की स्थिति बताना, उनके सब के लोकालोक के आकार प्रकार त्रसनाड़ी असंख्यात द्वीर द्वीर विस्कंभा, ये जो वलयाकृतय, ये जो चर्चा आई है, ये क्या है? ये सारी की सारी चर्चा वास्तव में पूरी की पूरी गणित शास्त्र है। तो हम देखते हैं कि तत्वार्थ सूत्र में बहुत ज्यादा गणित शास्त्र भी पाया जाता है। इसके अलावा भूगोल, ज्योग्राफी, तीसरा अध्याय तो पूरा का पूरा एक तरह से ज्योग्राफी है। असंख्यात द्वीप समुद्र, आप भारत जो यूनिवर्सिटी में कहीं ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको भारत का नक्शा पढ़ाएंगे, और ये तो पूरा का पूरा लोक का नक्शा पढ़ा रहे हैं। पूरा का पूरा उसमें 6 खंड क्या है, आर्य खंड क्या है, पूरा का इसमें पूरी की पूरी ज्योग्राफी भी आई है। तो भूगोल भी इसमें मिलता है। इसके आधार पर एक भूगोल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन सकता है। फिर खगोल माने कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी पर भी कितना चलता है वो सारा खगोल तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में आपको पूरा का पूरा वर्णन मिलेगा। मेरु प्रदक्षिणा, नित्य गतियो, सूर्य चंद्रमसा, मैंने सारे के सारे पूरे खगोल विज्ञान का चित्रण इसमें पाया जाता है। तो कॉस्मोलॉजी के विद्यार्थियों को भी तत्वार्थ सूत्र देखना चाहिए, और कुछ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो उनको इससे भी बहुत सारा लाभ होगा। तो खगोल विज्ञान भी इसमें बहुत सारा पाया जाता है। और खगोल विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र भी जुड़ा हुआ है। तो ज्योतिष के अलग अलग डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, इसमें पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान इसमें पाया जाता है। तो इसलिए वो भी उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहिरवस्थिता माने तत्कृतः काल विभाग, ये सब जो ज्योतिष विभाग निकल कर आ रहा है वो भी वास्तव में प्राचीन काल में तत्वार्थ सूत्र में पाया जाता था, और वहीं से धीरे धीरे विकसित हुआ। फिर है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बायोलॉजी, बायोलॉजी का आप एक डिपार्टमेंट पूरा खोल सकते हो। बायोलॉजी, जीव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उपयोगो लक्षणम, कॉन्शियसनेस, उपयोग
चेतना ही जीव की पहचान है। चेतना से देखो, कॉन्शियसनेस एनर्जी नहीं है, एनर्जी पुद्गल है। बहुत से लोग कॉन्शियसनेस को एनर्जी कह देते हैं, फिर दिक्कत होती है। कॉन्शियसनेस ही जीव है। ये बात बायोलॉजी वालों को समझने के लिए तत्वार्थ सूत्र में मिलती है। और जीव के कितने भेद है, संसारिणो मुक्ताश्च, फिर संसारी भी, संसारिण त्रसस्थावरा, फिर त्रस स्थावर में भी कितने कितने सारे उनके भेद है, कृमि पिपीलिका, पूरा का पूरा इतनी जबरदस्त बायोलॉजी है। बायोलॉजी की दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र एक बहुत महान ग्रंथ है। बायोलॉजी वालों को आश्चर्य होगा, जीवों को पहचानने की कला इसमें बताई। कई दफे ऐसा हुआ है बायोलॉजी झूठ हो गई और तत्वार्थ सूत्र सही निकला। सर्प पंचेंद्रिय है कि चार? पहले विज्ञान कहता था कि सर्प 4 इंद्रिय है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र कहता था कि पंचेंद्रिय है। तो क्या किया जाए? आखिरकार विज्ञान को मानना पड़ा कि नहीं, सर्प पंचेंद्रिय है। तो ऐसे बहुत जगह कौन जीव कितने इंद्रिय है उसको पहचानने की सुंदर कला तत्वार्थ सूत्र में दिखाई गई है। तो बहुत बढ़िया बायोलॉजी, बहुत आश्चर्यजनक बायोलॉजी तत्वार्थ सूत्र में। जो लोग हमारे यहाँ की माता बहनें तत्वार्थ सूत्र को पढ़ती हैं, वे इन विषयों की मास्टर बन जाती हैं। फिर वनस्पति विज्ञान, बॉटनी भी यहाँ मिलती है। आप कितनी बॉटनी का एक अलग डिपार्टमेंट पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो वनस्पति विज्ञान भी यहाँ पर है। कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, टीकाएं देखो तो खूब खुल के। ये तो पृथ्वी अप जल पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा वनस्पत्यंता नाम एकम वनस्पति एकेंद्रिय, लेकिन इनकी टीकाएं देखोगे तो वनस्पति में जीव की सिद्धि और अब बहुत सारे विषय उसमें से निकल कर आते हैं। तो वनस्पति विज्ञान भी तत्वार्थ सूत्र में पाया जाता है। शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान एक बहुत बड़ी ब्रांच है और जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र में शरीर विज्ञान का भी कम से कम 15 सूत्रों में वर्णन है। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेश तो असंख्य प्राक तेजसात अनंत गुणे परे। माने ये सब विषय बहुत बढ़िया है। शरीर, हमारे कितने शरीर है, कैसे है, एक समय में एक साथ कितने शरीर रह सकते हैं, शरीर धारण कैसे होते हैं, शरीर जन्म क्या है, योनिया क्या है, गर्भ जन्म, उपपाद जन्म, वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतनी जबरदस्त यहाँ पर शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सारा यहाँ भरा पड़ा है, बहुत जबरदस्त। इंद्रिय विज्ञान, तत्वार्थ सूत्र में इंद्रिय विज्ञान, इंद्रियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कार्य करती है, लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, द्रव्येन्द्री, भावेन्द्री, मन कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति, पांचों इंद्रियों के आकार। एक दफे मैंने आंखों के डॉक्टर को सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाई, आंखों वाला प्रकरण, तो कहने लगे अरे ये तो मेरे मेडिकल की किताब में भी इतना सूक्ष्म नहीं था। माने आज से 2-2 हजार साल पहले आंख, कान, नाक, इनकी अंतरंग रचना, जीभ का आकार कैसे खुरपे जैसा कैसे काम करती है, 5 इंद्रिय विज्ञान पर बहुत सुंदर सामग्री का आधार ये तत्वार्थ सूत्र बना।
इसने ही इसको विकसित किया, इसलिए इंद्रिय विज्ञान भी इसमें पाया जाता है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, आज साइकोलॉजी की अलग यूनिवर्सिटी मिलती है, साइकोलॉजी के अलग अलग बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े एम्स जैसे सेंटर है बेंगलोर में, दिल्ली में। साइकोलॉजी बहुत फलता फूलता काम है आज, लेकिन वो साइकोलॉजी के भी आपको यहाँ पर 20 सूत्र मिलेंगे। 20 सूत्र ऐसे हैं तत्वार्थ सूत्र में जिनमें से साइकोलॉजी निकल रही, सारी की सारी क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद पीत पद्म कृष्ण शुक्ल, ये लेस्याओं का वर्णन, कसायों का, नो कसायों का, इनकी वर्किंग प्रोसेस का पूरा वर्णन जो पाया जाता है, कैसे कसाएं दूर होती हैं, कैसे क्या क्या परिसहज है। तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी के विद्यार्थियों को भी तत्वार्थ सूत्र 2000 साल पुरानी सर्वज्ञ प्रणीत साइकोलॉजी इसमें मिलती है। और मैंने मेरी बेटी खुद साइकोलॉजी पढ़ती है, मैंने उसको पढ़ाया ये सारा विषय, तो इसलिए मैं बहुत प्रभावित हूं और ये सब बातें आपको बताना चाह रहा हूं। फिर मृत्यु विज्ञान, मृत्यु विज्ञान भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, हजारों वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। मृत्यु क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसके बाद क्या होता है, ये जीव कैसे एक गति से दूसरी गति में जाता है, विग्रह गति, मोड़े वाली गति। अभी क्या कमाल है, आश्चर्य है कि एक जीव शरीर, समुद्घात क्या होते हैं, संस्थान क्या है, संगनन क्या है, कमाल कर दिया। तो इतना सारा विषय सब मारणांतिकिम सल्लेखनम जोशिता, जीवित मरणा संसा मृत्यु, ये जो कोई निदान मत करो, जीने की इच्छा मरने की ये अतिचार, ये बहुत बढ़िया पूरा का पूरा मृत्यु विज्ञान है। तो मृत्यु विज्ञान की दृष्टि से भी तत्वार्थ सूत्र एक विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध होता है। प्रतिमा विज्ञान, प्रतिमा विज्ञान भी आप देखो तो वास्तव में नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, इसमें जो स्थापना शब्द है इसमें से ही वास्तव में पूरा का पूरा चैत्य चैत्यालय की व्यवस्था और प्रतिमा विज्ञान पूरा इसमें से निकल कर आया है। ध्यान शास्त्र, ध्यान क्या होता है, तो उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्ल्यानि परे मोक्ष हेतु। 10, 12, 15 सूत्र ध्यान शास्त्र के हैं, जिन पर बाद में चलकर आगे बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए। तो ध्यान शास्त्र की दृष्टि से भी तत्वार्थ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह और भी कुछ मिल सकते हैं, हम उनको देखें तो हमको प्राप्त होंगे, आप भी खोजेंगे तो मिलेगा। देखो, कुल मिलाकर मेरा कहने का अभिप्राय यही है, बातें बहुत है और बहुत प्रमाण इसके दिए जा सकते हैं, बहुत सूत्र बताए जा सकते हैं, लेकिन आप मेरा अभिप्राय समझ रहे होंगे कि तत्वार्थ सूत्र शास्त्रों का शास्त्र है और उसमें निरंतर गहराई में गोते लगाएंगे तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आएगी। उसे जरूर सबको पढ़ना चाहिए। एक बात और खास कहता हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट बात अब आपके सामने रख रहा हूं। बहुत से जैन दर्शन के विद्यार्थी विद्वान
जैन दर्शन को ही पढ़ते हैं, लेकिन तत्वार्थ सूत्र ये शिक्षा दे रहा है हमको कि वास्तव में दर्शन शास्त्र में केवल दर्शन शास्त्र नहीं होता है, दर्शन शास्त्र में केवल फिलॉसफी नहीं होती है, दर्शन शास्त्र में ज्योग्राफी भी होती है, कॉस्मोलॉजी भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, बॉटनी भी होती है, फिजिक्स नहीं बताइए आपको तत्वार्थ सूत्र में कितनी फिजिक्स भरी है। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध अण्वय स्कंदाश्च द्वधिकादि गुणानाम तू, दो परमाणु कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, सब सुंदर वर्णन वाले जो सूत्र हैं, ये पूरा का पूरा फिजिक्स है। फिजिक्स कैसे काम कर रहा है उसके लिए भी तत्वार्थ सूत्र बहुत काम का है। तो मैं ये बात बता रहा था कि वास्तव में फिलॉसफी का विद्यार्थी केवल फिलॉसफी का नहीं होता है, दर्शन शास्त्र का विद्वान केवल दर्शन शास्त्र का विद्वान नहीं होता है, वो उसे साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, उसे मैथ्स भी। आचार्य उमा स्वामी दार्शनिक हैं या नहीं, वे जैन दर्शन के विद्वान है ना, लेकिन उनको ज्योग्राफी भी आ रही है, कॉस्मोलॉजी भी आ रही है, बायोलॉजी भी आ रही है, बॉटनी भी आ रही है, सोशियोलॉजी भी आ रही है, पॉलिटिकल साइंस भी आ रही है, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, सब आ रहा है उनको। यानी फिर खास लाइन, दर्शन शास्त्र की सीमा में वास्तव में सारे सब्जेक्ट आते हैं, कोई सब्जेक्ट छूटता ही नहीं है। और इसीलिए आप देखो कि जब किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी विषय से आप पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी का नाम क्या होता है? आप हिंदी में एमए करने के बाद पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी माने पीएचडी की फुल फॉर्म क्या? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी की डॉक्टरेट क्यों दी जा रही है उसको? वो गणित में करता है तो भी फिलॉसफी की पीएचडी। किसी भी विषय में आप हायर एजुकेशन करोगे तो आपको डिग्री काय की मिलेगी? फिलॉसफी की। पीएचडी माने मान लो वैभव जी कॉमर्स में पीएचडी करे तो क्या बोला जाएगा? कॉमर्स मन डॉक्टर ऑफ कॉमर्स बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब हर सब्जेक्ट फिलॉसफी है। फिलॉसफी के दायरे में एक जैन दर्शन के वक्ताओं को मनोविज्ञान भी आना चाहिए। ये सारे मैंने आपको 20, 22, 25 विषय बताए, अगर उमा स्वामी को आते हैं तो हमको और आपको भी आने ही चाहिए। वो तो दर्शन शास्त्र की सीमा में है। अरे सारे ज्ञान एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से गहराई से बंधे हुए हैं। तो ऐसे 17 कारणों से ये तत्वार्थ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतर अध्ययन अध्यापन करने योग्य है। इस पर निरंतर कार्यशालाएं होनी चाहिए, गोष्ठियां होनी चाहिए, इसको लगातार सभा में चलाना चाहिए। ये मेरा आप सबसे कहने का उद्देश्य है एक प्रश्न आया है, उसका उत्तर और देता हूं। एक प्रश्न डॉक्टर बी के जैन साहब पूछ रहे हैं, वो ये ध्यान, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब भी इस पर सोचना। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि आपने कहा कि तत्वार्थ सूत्र पर हजारों टीकाएं हैं, तो कह रहे क्यों हैं? हजारों टीकाएं लिखने की क्या जरूरत थी? क्यों लिखी गई? कौन पढ़ता है? कितनी तो बिना
छपी हुई पड़ी हैं, ग्रंथ भंडारों में पड़ी हुई है, तो टीकाएं क्यों लिखी जाती है और हजारों टीकाएं क्यों लिखी गई, उनमें क्या हुआ? तो आप सब, मेरे को ये प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने इसलिए आप सबके बीच उठाया है कि आप चिंतन करें। देखो, एक तो तत्वार्थ सूत्र में इतना माल है कि हजारों लोग उसमें से निकाले जा रहे हैं, और अभी भी कोई काम करता है तो जरूर कुछ नई बातें निकाल ही देता है। इसलिए एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है, जिस भी किसी को जैन दर्शन समझना होता है, देखो टीका सबसे पहले अपने लिए लिखी जाती है। मम परम विशुद्धि, अपना उपयोग, मुझे तत्वार्थ सूत्र अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि मैं इस पर टीका लिखना शुरू कर दूं। जिसको भी तत्वार्थ सूत्र समझना होगा ना, वो तत्वार्थ सूत्र की डायरी बनाएगा और टीका लिखना शुरू कर देगा। इससे उसे, तो हमारे पूर्वजों में, ज्ञानियों में सब अपने समझने के लिए टीका लिखते थे कि मेरी समझ में आ जाए, मेरा उपयोग गहराई से लग जाए। और एक बात है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जमाना बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, शैली बदल जाती है। माना कि पूज्यपाद आचार्य ने टीका लिख दी, लेकिन उसे 1500 साल हो गए, उसकी सैकड़ों बातें, उसके उदाहरण पुराने पड़ गए। आज नई टीका नए उदाहरणों से जरूरत पड़ती है। आज का बच्चा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, चार्ट के माध्यम से, कंप्यूटेशन के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र को समझना चाहता है। आज की वोकेबुलरी बदल गई है। जो बात पूज्यपाद के सामने थी वो अकलंक के सामने नहीं रही, इसलिए उन्होंने अलग से टीका लिखी। अरे मेरी टीका से एक भी याद, मैंने भी लिखी है एक टीका, और मेरी उस टीका को पढ़कर कोई हजारों लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के रास्ते पर लगे हैं। तो कोई भी, क्या होता है, हर आदमी गांव गांव में टीका लिखता था। पहले सब आवागमन बंद थे, एक दूसरी जगह आया जाया नहीं जा सकता था। मान लो कोई मेरे राजस्थान के गांव में टीका लिख रहा है तो वो राजस्थानी में लिख रहा है, तो मेरे गांव के जो श्रोता हैं 10-20, वो उस टीका से ज्यादा अच्छा समझेंगे। उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी, सर्वार्थ सिद्धि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। तो टीकाएं लिखनी चाहिए, छपे या ना छपे हो सके तो छपवानी भी चाहिए। एक भी आदमी पढ़े तो उसका भला होगा। और मैं कह रहा हूं, ज्यादा चिंता क्यों करते हो? जिसमें दम होगी वो टिक जाएगी, जिसमें दम नहीं होगी वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। हजारों टीकाएं नष्ट हो गई, हो जाए हो गई, तो लिखने वाले के बाप का क्या बिगड़ा, उसे अपना भी फायदा हुआ। मान लो मैंने आज टीका लिखी और मेरी टीका से वैभव जी को फायदा हो गया, तो मेरे काम खत्म हो गया। कल को ये टीका बचे ना बचे, कुछ भी हो, मैंने समझा और वैभव ने समझा कि बात खत्म। तो ऐसे ये शास्त्रों का लेखन करना चाहिए। टीका माने उसकी व्याख्या, उसमें क्या भाव है, क्या, उस भाव को समझने के लिए जो कोशिश की जाती है उसका नाम टीकाएं हैं। अलग अलग भाषाओं में लिखी गई। अब एक आदमी तिरुवनंतपुरम में बैठा है तो उसे अलग टीका चाहिए ना, दिल्ली वालों की नहीं चलेगी उसे। एक आदमी न्यूयॉर्क में बैठा है, उसे अलग चाहिए। सैन फ्रांसिस्को, माने जो आदमी जहां बीजिंग वाले को अलग टीका चाहिए। आप बीजिंग वाले को जयपुर की टीका नहीं दे सकते। तो इसलिए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शैलियों में
हजारों लाखों टीकाओं की हर टीका ने हजारों लोगों का कल्याण किया है। मैं तो कहता आपकी भी हिम्मत हो तो मैं सब जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं सबसे कह रहा हूं, जीवन में तत्वार्थ सूत्र की टीका जरूर लिखो। किसी का भला हो या नहीं, आपका तो जरूर हो जाएगा। एक रजिस्टर बना लो और उस पर एक एक सूत्र एक एक पन्ने पर लिख दो और उस सूत्र में क्या भाव भरा हुआ है वो उस पन्ने पर लिखो, हो गई टीका आपकी। दौलत राम जी ने भी लिखी ना, भले आज तक वो अप्रकाशित है पर बहुत बढ़िया टीका है। तो इस तरह ये बहुत सारी बातें हैं, और भी कुछ बातें हैं पर अब समय हो रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग कुछ कहें थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा मुझे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो